नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेस 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित होने वाले 27 फरवरी को तुम्हारा एग्जाम है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूं साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2011 से लेकर 2022 तक अब तक रीट भर्ती परीक्षा के जितने भी प्री पेपर करवाए हैं साथियों, उन सभी प्रीवियस पेपर का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो साथियों, ये हमारा जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, इससे संबंधित 8वीं क्लास है, मतलब ये हमारा 8वां पेपर है। इससे पहले हमने 7 पेपर अपलोड कर दिए हैं रीट भर्ती के प्रीवियस पेपर। तो जिस भी साथी ने वो नहीं देखे हैं साथियों, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से हमने हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना रखी है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं जो आगामी परीक्षा है, उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है साथियों, वो है निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। जो नहीं है वो हमको बतानी है। पहला ऑप्शन पूछा गया है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या है। दूसरा ऑप्शन है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। तीसरा ऑप्शन है साथियों लिखने की धीमी गति। और चौथा ऑप्शन है छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो हमको बताना है साथियों। पहला जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों, डिसलेक्सिया एक अधिगम क्षमता है और इस अधिगम क्षमता से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, इसमें पूछा गया है सशक्त अभिप्रेरणा। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है या प्रसन्न रहता है। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। सशक्त अभिप्रेरणा की अगर बात करें दोस्तों, तो सशक्त जो अभिप्रेरणा है इसमें बच्चा क्या करता है, शीघ्र सीखता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चा जो सशक्त अभिप्रेरणा में हमेशा क्या करता है साथियों, शीघ्र सीखने की कोशिश करता है और शीघ्र सीख भी जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है और साथियों ये जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो हस्तशिल्प से संबंधित जो शिक्षा है साथियों, वो दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को या प्रखर बुद्धि वाले बालकों को। तो साथियों जो हस्तशिल्प शिक्षा है ये किसको दी जाती है, दी जाती है मंद बुद्धि बालकों को। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। बालकों को पारितोषिक कर देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो हमको बताना है। इसका साथियों जो सही उत्तर है वो है उदाहरण देकर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी को 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जो रीट भर्ती परीक्षा है उसमें 5वां ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है, अगर आपने 10% छोड़ दिए प्रश्न पत्र 150 में से, अगर 150 में से 10% छोड़ दिए तो आपकी कॉफ़ी जांच नहीं होगी साथियों। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको पूरे के पूरे प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है उस पर चलते हैं साथियों। इसमें पूछा है प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है। तो जो प्रतिभावान बालक हैं उनकी पहचान के लिए हमें सबसे अधिक जो महत्व है वो क्या है साथियों, हमको बताना है। पहला ऑप्शन है अभिभावकों के मत को देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है समुदाय के विचारों को देना चाहिए। जो साथियों इसका महत्व है वो किसको देना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा है वो है साथियों एक तरह से हम बोल सकते हैं समायोजन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और चौथा ऑप्शन है उदात्तीकरण। तो साथियों तनाव को कम करने की बात की गई है और अप्रत्यक्ष ढंग से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समायोजन के दो ढंग होते हैं साथियों। एक प्रत्यक्ष होता है,
एक अप्रत्यक्ष। तो इसमें अप्रत्यक्ष जो है वो हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो होगा उदात्तीकरण। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इन प्रीवियस पेपर के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि तब भी हम क्लास लेकर आएँ तो उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए वो है साथियों, बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। तो आपको ये बताना है लागू कब हुआ। 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009, 1 नवंबर 2010। तो इसका जो करेक्ट आंसर साथियों हमको बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1 अप्रैल 2010। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आरटी से संबंधित जो प्रश्न है साथियों, हर बार एक या दो प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है साथियों 2009 का, इससे संबंधित हमने एक पर्सनल क्लास डाल रखी है, वहाँ से 2 या 3 पूरे पेपर में साथियों आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो उस क्लास को आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से हमने वो डाल रखे हैं साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक बात ये भी याद रखनी है, जो राजस्थान है साथियों उसमें ये कब लागू हुआ, तो आपको ये बताना है, ये कमेंट करके बताना जो अधिनियम RT 2009 है ये कब लागू हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और NCF से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। इसमें पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है केवल ए सही है, और चौथा ऑप्शन है ए बी दोनों सही है। तो NCF 2005 की अगर बात करें साथियों, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना भी ठीक है और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ये दोनों बातें सही हैं। तो ए बी दोनों सही, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और NCF से संबंधित भी साथियों हर बार एग्जाम प्रश्न आता है, तो इन पर भी थोड़ा ध्यान रखना और ऐसे प्रश्नों को नोट कर लेना है जो आपने पहली बार देखो, क्योंकि वो प्रश्न अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो प्रीवियस पेपर में से साथियों बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं, जो कि त्यों आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। आपको बताना है उस परीक्षा को क्या कहते हैं। तो साथियों वैधता कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं या वस्तुनिष्ठता कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। तो यदि हम बात करें जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता का मूल्यांकन स्थायित्व होता है, अगर वो स्थायित्व है साथियों, तो वहाँ क्या झलकती है, विश्वसनीयता। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है बी होगा। और ये विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, इन तीनों से संबंधित हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है, तो आप इनको भी नोट कर लेना। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो पूछा गया साथियों, रिक्त स्थान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमको बताना है। तो दोस्तों यदि बात करें एक संपूर्ण अवलोकन की, तो संपूर्ण जो अवलोकन आता है साथियों वर्ष के अंत में होता है, उसे बोला जाता है योगात्मक मूल्यांकन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के द्वारा सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो होगा क्रियात्मक अनुसंधान। जो स्कूल के अंदर साथियों स्कूल की क्रियाकलापों द्वारा सुधारा जाता है वो क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित भी हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा वो है,
उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं? 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से, 3 प्रकार से। तो उपलब्धि जो परीक्षण है साथियों, वो कितने प्रकार के दिए जा सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। साथियों, उपलब्धि परीक्षण की अगर बात करें तो ये प्रश्न में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोनस दिया था, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इनमें नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो हम इनको आंसर बता रहे हैं इन प्रश्न पत्रों का, वो आंसर साथियों जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी, उनके आधार पर हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो साथियों, जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम तब भी आपके लिए क्लास लेकर आएँ वो आप तक पहुँच जाए। और साथियों, ये हमारी 8वीं क्लास है, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 8वां पेपर है। इसके अलावा साथियों, सभी जो विषय हैं, हिंदी है, संस्कृत है, ईवीएस है, मैथमेटिक्स है, इन सभी L1 और L2 दोनों के लिए साथियों हम क्लास लेकर आ रहे हैं। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो जो संबंध हमको बताना है साथियों, इसका करेक्ट आंसर है वो होगा शक्ति और गति, ठीक है। इसमें शक्ति की बात की जा रही है और गति की। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन, जो परिभाषा है, किसने दी है? मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो एंड क्रो ने, जेबी वॉटसन ने। दोस्तों, एक बार तो मैं बता दूं, ये जो परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने दी है, लेकिन ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये जो परिभाषा है कई बार एग्जाम में, कम से कम 3-4 बार अब तक हमने जो पेपर करवाए हैं उनमें आ चुकी है। तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है, क्योंकि क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। तो कौन सी अवस्था है जिसे मिथ्या परिपक्वता कहते हैं? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को? साथियों, इसका करेक्ट आंसर हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है साथियों बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता, छद्म जो परिपक्वता है, बाल अवस्था को क्या कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। जो मनुष्य जीवन है उसका आरंभ मूलतः घटित है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। तो इसका सही उत्तर हमको बताना है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है केवल 1 कोष। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों, 17वां नंबर का हमारा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, शैश अवस्था की विशेषता नहीं है। तो है या नहीं है, इन बातों को ध्यान रखकर हमको प्रश्न का जवाब देना है। तो साथियों, इसमें नहीं है पूछा है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है साथियों नैतिकता का होना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों, शारीरिक विकास तेजी से होता है, दूसरों पर बच्चा निर्भर होता है, और मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है शैशव अवस्था में। लेकिन नैतिकता का विकास जो है साथियों किशोरावस्था की बात आती है। अगर किशोरावस्था की बात करें तो नैतिकता का उसमें क्या हो जाता है साथियों? विकास हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, चिंतन क्या है? आपको बताना है चिंतन क्या है। प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया है, संप्रदाय अधिगम है। तो जो चिंतन है दोस्तों वो क्या है? प्रतीकों का प्रयोग है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। प्रतीक, चिन्ह, ये साथियों इसका प्रयोग माना जाता है, ठीक है। चिंतन और चिंतन से संबंधित एक परिभाषा है, जो मानसिक क्रिया का ज्ञानार्थ पहलू चिंतन बताया गया है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया या पशु? तो साथियों, किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये हमको बताना है।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है साथियों प्रौढ़। जो अप्रत्यक्ष पथ की अगर बात करें, इसमें प्रयोज्यों के लिए जो क्रिया जाता है साथियों वो है प्रौढ़। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, और साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत का नाम बताना है। जो क्या करता है, समस्या जो है उसका अचानक समाधान की वकालत करता है साथियों। तो पहला ऑप्शन है सक्रियात्मक अधिगम, दूसरा ऑप्शन है सूझ का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, चौथा है अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमको बताना है, तो सूझ का जो सिद्धांत है साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें अचानक साथियों जो सूझ की अगर बात करें तो ये सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स वर्दीमर ने दिया था। और इसमें जो अचानक सूझ आती है इसलिए इसको क्या बताया, अचानक समस्या समाधान होता है इसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। तो ये भी जो परिभाषा है काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, और ऐसी परिभाषा अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, तो आप इनको नोट जरूर कर लेना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा मानसिक विकास। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो संवेदना है ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये मानसिकता के बारे में कही गई है, तो ए उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं। जो सही स्तर है वो हमको बताना है। तो साथियों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध और प्रज्ञान। जिसको ए ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध और प्रज्ञान, और ये इनका क्रम भी साथियों यही है, तो इनको नोट जरूर कर लेना। इनका जो क्रम है यही साथियों हमको बताना है। इसमें क्रम से ही प्रश्न को पूछा गया है, तो अगर क्रम पता नहीं है और हमको ये याद है तो भी ये गलती होने की गुंजाइश होती है, तो क्रम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। तो किस तरह का अधिगम अधिगम कहा जाता है ये हमको बताना है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता, हाँ या नहीं, अनिश्चित या कभी कभी। तो परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये कथन सत्य है, असत्य है, अनिश्चित है, कभी कभी, वो हमको जवाब देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है नहीं, क्योंकि परिपक्वता को अधिगम नहीं कहते साथियों। परिपक्वता के अनुसार अगर अधिगम हो रहा है तो वो अधिगम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन सॉरी, परिपक्वता के अनुसार अगर बदलाव हो रहा है तो वो है अधिगम, लेकिन परिपक्वता ही क्या नहीं है, अधिगम नहीं है। तो ये कथन बिल्कुल मतलब अधिगम को नहीं कहता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। ये कई बार एग्जाम प्रश्न आता है और सत्य और सत्य कथन पर पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमको इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों वो है, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व शील गुणों की संख्या कितनी है। और शील गुणों की संख्या से संबंधित कई बार एग्जाम प्रश्न पूछे गए हैं, इसको भी आप नोट कर लेना। 13 है, 15 है, 16 है या 14 है। तो साथियों जो शील गुण बताए हैं कैटल ने वो कितने बताए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है 16। जो शील गुणों की संख्या बताई है कैटल महोदय ने वो 16 बताई है, ठीक है, 16। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है। जो मूल्यांकन है, सॉरी, मुर्रे है, उन्होंने एक परीक्षण दिया है, इतिहास रचा है, वो हमको बताना है कौन सा परीक्षण करके इतिहास रचा है। शायद डब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण या मूल्यांकन मापनी। तो इन्होंने साथियों जिसकी रचना की है मुर्रे महोदय ने वो हमको बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों, मुर्रे ने जो रचना की है वो है विषय आत्मबोधन परीक्षण, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और शायद धब्बा परीक्षण दिया था ये साथियों
हरमन रोरसा ने दिया था। किसने दिया था? हरमन रोरसा। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, जो व्यवहारिक बुद्धि है उसे क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक बुद्धि। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है। साथियों 26वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर है मूर्त बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को ही मूर्त बुद्धि कहा जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो हमारा प्रश्न पत्र है, सॉरी ये प्रश्न जो है वो पूछा है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है 90 है, 110 है, 135 है, 120 है। तो त्रिआयामी जो सिद्धांत है किसने दिया था? साथियों ये दिया था गिलफोर्ड ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। और इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो होगा 120। इसमें जो कोषों की संख्या है, कारकों की संख्या वो कितनी है? 120। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर देना, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर देना। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक, प्रलोभन। तो परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है साथियों उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साथियों प्रेरक। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रेरक कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमको बताना है। साथियों जो व्यक्तिगत भेद की अगर बात करते हैं उसमें विचलनशीलता भी होती है और प्रतिमानता ये भी होता है। ठीक है, तो ए बी दोनों, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और साइको से संबंधित हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों। 8वां प्रश्न पत्र के 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। और साथियों 30 प्रश्नों में से आपके कितने करेक्ट हुए हमको जवाब देना है कमेंट करके। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताना है। और साथियों जो साथी पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। और साथियों जो हमारा अंतिम प्रश्न है इसका आपको कमेंट करके जवाब देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हिंदी के हमारे पाठ चल रहे हैं साथियों, 11वीं क्लास है, वो आपको आज उपलब्ध हो जाएगी, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।